ओके, सो हमारे पूरे एसएसटी में जो लास्ट चैप्टर पेंडिंग है दैट इज द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, और ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट यू कैन से रिड्यूस्ड हो गया है और से डिलीट हो गया है। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ, तो अगर मैं सही से बोलूँ तो 1.1, 1.2 एंड 1.3 जो बुक में नंबरिंग है उतना ही पढ़ना है। ओके, बाकी का पूरा डिलीट हो गया है। ओके, सो बहुत छोटा सा पोर्शन है दैट वी आर गोइंग टू कवर। तो द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, देखो हमने ग्लोबल ग्लोबल बहुत कुछ एसएसटी में देखे, इकोनॉमिक्स में भी वर्ड देखा, जियोग्राफी में भी देखा, हिस्ट्री में हम बोल रहे हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, मतलब कि ये जो ग्लोबल वर्ल्ड है वो ऐसे ही बन गया जैसे कि हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, यानी मतलब थोड़ा तो बोलो, डेफिनेशन नहीं बट क्या समझते हो ग्लोबलाइजेशन मतलब? डेवलपमेंट, ओके, बट और कुछ डिटेल्ड? ग्लोबलाइजेशन वर्ड क्या क्या डिस्क्राइब करता है ग्लोबलाइजेशन मतलब? इसको पूरे ग्लोब में फैला दो। हाँ, यस, ओके, मतलब कि जो भी फिलोसॉफी है, जो भी बिजनेस है, जो भी चीज़ है, जो आइडियोलॉजी है और जो बिजनेस है, ओके, मेनली तो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं, तो उसको पूरे ग्लोब थ्रू मतलब एक्सेसिबल बना देना। ओके, कि जैसे कि भाई ग्लोबलाइजेशन हुआ, दैट्स वाई हम मैकडोनल्ड्स का बर्गर खा सकते हैं, कोको कोला अमेरिका की पी सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ बननी स्टार्ट हो गई। क्यों बननी स्टार्ट हो गई? क्योंकि उन्होंने परमिशन दी। क्यों परमिशन दी? क्योंकि उनको भी एक्सपांड करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ, उनके भी कस्टमर्स बढ़ेंगे, उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हमारी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बाकी दुनिया से इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये पूरा ग्लोबलाइजेशन हुआ। लेकिन क्या पहले से ही पूरा जो वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइज था, मतलब कि एक जगह कुछ हो रहा हो और वही चीज या उसकी इफेक्ट दूसरे जगह भी देखने को मिलेगी? पहले से ऐसा नहीं था। पहले तो सब ऐसे रिस्ट्रिक्टेड में रहते थे, पता भी नहीं था अमेरिका, पता भी नहीं था कि अमेरिका जैसा कुछ है। ओके, वो तो ढूंढा गया, उसके बाद लोग गए वहां पर एंड ऑल सब कुछ हुआ। ओके, सो पता था कि भाई ऐसे समंदर के बहुत दूर समंदर में सपोज एशिया है, ऐसे ये रास्ते से जाओ तो तुम इंडिया भी जा सकते हो, भारत जा सकते हो, मोटा मोटा था। लेकिन आज के जितना फास्ट थोड़ी है कि कोई आज बैठा और डायरेक्टली कई फ्यू आवर्स में कहीं और पहुंच गया, वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में पहुंच गया, कि भाई तुम ईस्ट में और डायरेक्टली वेस्ट में पहुंच गए फ्लाइट में बैठकर। ओके, कोई चीज़ मंगवा रहे हो तो भी बिजनेस हो रहा है, कितना फास्ट हो गया है सब। तो ये ग्लोबल वर्ल्ड क्या पहले से था? नहीं, पहले से नहीं था। तो हमें वही चीज़ पढ़नी है, क्या जो पहले से नहीं था वो। अब जो मॉडर्न हो गया है वो डिलीट हो गया है सिलेबस में से। ओके, तो हमें जो पढ़ना है वो उतना ही है, दैट इज प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, अभी का मॉडर्न वर्ल्ड है, अभी क्या बोलेंगे हम? मॉडर्न वर्ल्ड, आज की डेट का मॉडर्नाइज वर्ल्ड है। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसा था, मतलब ये जो मॉडर्नाइजेशन हुआ उसके पहले का, प्री मतलब पहले का। ओके, तो उसके पहले का वर्ल्ड कैसा था? ओके, तो उसकी बात करनी है हमें। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्या था कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड मतलब मेनली क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का वर्ल्ड। क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तभी तो हमने क्या किया कि इंडस्ट्रीज का एक्सपांशन करने के लिए और अपने कस्टमर्स, अपनी कंपनी का ग्रोथ करने के लिए हम अलग अलग जगह पे वही टाइप की इंडस्ट्रीज, जैसे हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज भी एस्टेब्लिश करने लगे। ओके, तो ये तो कब हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। उससे पहले इंडस्ट्री नहीं थी, लोगों सिर्फ एक ही काम करते थे, फार्मिंग। ओके, तो फिर वही रिलेटेड, और इसीलिए पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा थी, डेवलपमेंट भी इतना नहीं था एंड ऑल। इसीलिए 18 टू 19 सेंचुरी तक, 1850 पकड़ लो, तब तक इंडिया और चाइना बहुत 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 वेल्दी बोले जाते थे। ओके, जैसे बोलते हैं ना हम, सोने की चिड़िया थी इंडिया, सब लोग आए और लूट लूट के चले गए, और जो लोग लूट के चले नहीं गए यहाँ रहे, उन्होंने भी मतलब कई और तरीके से मतलब किया होगा, बट एटलीस्ट वो लोग उनसे तो अच्छे हैं जो आए, लूटा इंडिया को और वापस चले गए। जो पर्टिकुलरली टर्की से, अफगानिस्तान,
और से अरब कंट्री से, सऊदी अरेबिया कंट्री से जो भी इन्वेडर्स आए थे इंडिया में, तो वो आए। और वो सब कब आए थे? 16th सेंचुरी से लेकर के ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स का रूल आया, तब तक वो लोग आए एंड ऑल। वो नादिर शाह और सबके अलग अलग नाम हिस्ट्री में ही हम पढ़ चुके हैं पहले, 10th में नहीं, उससे पहले। सो प्री मॉडर्न वर्ल्ड था, उसकी हमें बात करनी है। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम सिल्क रूट। तो सिल्क रूट क्या है? तो सिल्क रूट मतलब कि जहां चाइना का सिल्क बहुत ज्यादा फेमस था, इंडिया का भी था लेकिन इंडिया से भी ज्यादा चाइना का सिल्क फेमस था। तो जो रूट से ये सिल्क की ट्रेडिंग होती थी उसका नाम दे दिया गया सिल्क रूट। ओके, जो रूट से ये सिल्क की ट्रेडिंग होती थी उसको नाम दे दिया गया सिल्क रूट। अगेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिल्क की ट्रेडिंग होती थी, या ऐसा भी नहीं है कि वहां पे वो रास्ते में बहुत ज्यादा सिल्क मिलता था, वैसा कुछ नहीं है। ओके, बट जो चाइना का बहुत ही अच्छा, चाइना मतलब हम बोलेंगे ईस्ट, वर्ल्ड का कौन सा पार्ट? ईस्ट पार्ट। ओके, तो वर्ल्ड के ईस्ट पार्ट से वेस्ट पार्ट तक, मतलब पूरे यूरोप में, वेस्ट पार्ट में भी हम अभी वो कंसिडर नहीं कर रहे क्या, कनाडा, अमेरिका। ओके, लेकिन वेस्ट में हम क्या कंसिडर, अभी ये डिस्कशन में क्या कंसिडर कर रहे हैं? यूरोप। ओके, पूरा यूरोप। तो वो यूरोप कंसिडर कर रहे हैं, सारे फ्रांस, जर्मनी, इटली, वो सब, इंग्लैंड। तो यहाँ से वहां जाने के लिए रास्ता जो यूज होता था कि भाई हमारा इंडिया से होते हुए जम्मू कश्मीर और फिर अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया होते हुए यूरोप जाना। ओके, वो जो रूट था पर्टिकुलरली उसको क्या बोलते थे हम? सिल्क रूट। ओके, तो वही है, एमसीक्यू या 1 मार्क में पूछा जा सकता है। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 मार्क में, उसका ये न्यूमोनिक्स है सिर्फ CPM, तो तुम ऐसे याद रख सकते हो CM और PM। ओके, सिल्क रूट के ऊपर क्वेश्चन आए तो याद रखने की ट्रिक है, तुम कैसे भी याद रखो, बट से CM भी होता है, CM आगे बढ़े तो PM हो जाता है, मैं ऐसे याद रखा है। तो पहला C से क्या आ रहा है? क्रिश्चियन इरा। क्रिश्चियन इरा कौन सा कहलाया जाता है? जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ तब से लेके लेटेस्ट टाइम तक, लेटेस्ट टाइम तो नहीं लेकिन 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी तक का टाइम पीरियड, मतलब से 1500 इयर्स एंड ऑल। ओके, क्योंकि मेजरली क्रिश्चियन रिलीजियन बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते थे। फिर धीरे धीरे दूसरे रिलीजियन ने भी, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे। ओके, फिर धीरे धीरे दूसरे रिलीजियन भी एक्सपांड हुए। ओके, सो क्रिश्चियन इरा, पहला जो CPM का जो पहला C था वो सिल्क रूट के ऊपर क्वेश्चन आए तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला, द रूट्स हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन इरा, thrived almost till the 15th century। मतलब ये जो सिल्क रूट था वो पहले से ही एग्जिस्टेंस में था, ऐसा नहीं है कि किसी ने ढूंढ लिया। ओके, पहले से ही एग्जिस्टेंस में था। कब से? क्रिश्चियन इरा से लेकर के 15th सेंचुरी के एंड तक ये जो रूट है वो एग्जिस्टेंस में था। मतलब इट्स नॉट लाइक कि किसी ने रास्ता ढूंढा और फिर उसका यूज होने लगा, पहले से ही रास्ता है और लोग यूज कर रहे हैं। ओके, तो C मतलब क्रिश्चियन इरा, द रूट्स हैव एग्जिस्टेड, मतलब रूट पहले से ही था। कब से? पहले से मतलब सिंस बिफोर द क्रिश्चियन इरा, मतलब जीसस क्राइस्ट के भी बर्थ से पहले भी थोड़े सालों के पहले, बिफोर, BC हम नहीं लिखते, बिफोर क्राइस्ट, तो सिंस बिफोर द क्राइस्ट इरा, तो क्राइस्ट इरा के भी पहले से ये रास्ता एग्जिस्टेंस में था और ऑलमोस्ट टिल द 15th सेंचुरी। ओके, मतलब 15th सेंचुरी थ्राइव्ड, मतलब पूरा उसने जर्नी कंप्लीट किया, 15th सेंचुरी भी पूरी हो गई, तब तक ये रूट अवेलेबल था। फिर क्या हो गया? फिर ऐसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सबने बहुत ज्यादा, जो हमारे नेशंस है वो बहुत ज्यादा, मतलब उनके बीच में कंपटीशन हो गई। एट द सेम टाइम C रूट भी अवेलेबल हो गया, पहले C रूट अवेलेबल था नहीं। ओके, लेकिन फिर से उसके बाद C रूट अवेलेबल हुआ। तो अब कोई बोलेगा कि भाई हम पढ़े थे हिस्ट्री में ही, दे कॉन्स्टेंटिनोपल, ओके, टर्की में, तो वहाँ पर भी एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। उन्होंने बोल दिया था, वहाँ की जो ऑटोमन एम्पायर की ही बात है, तो उन लोगों ने बोल दिया था, ऑटोमन एम्पायर ने, कि भाई अब यूरोप के लोगों को अगर चाइना इंडिया जाना है बिजनेस करने के लिए तो ये रास्ता हम यूज करने देंगे नहीं। ओके, तो वो हुआ
जब ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ उसके बाद ये डिसीजन लिया था ऑटोमन कंट्रीज ने और ऑटोमन एम्पायर ने। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रीटी थी वो उनके लिए बेनिफिशियरी नहीं थी। दैट्स वाई उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई अब आप अपने रास्ते, आप कुछ और रास्ता ढूंढो, यहाँ से हम जाने देंगे नहीं। ओके, समझ में आया? ये थोड़ा बहुत रिवाइज, इससे इसके साथ कोई लेना देना नहीं, लेकिन रिवाइज करवा रहा हूँ। तो क्रिश्चियन ईरा, फिर वाटर रूट, सी रूट आ गया। ओके, तो ये पहला सी। देन अब बात करते हैं CPM, ये तो पूरा वही सेंटेंस है, CPM। ओके, तो चाइनीज पॉटरी। ओके, चाइनीज पॉटरी, पॉटरी मतलब वही सब मटके एंड ऑल। ओके, जो मटका है या फिर जो पॉट है, हम वो ये गमले भी हम यूज नहीं करते। ओके, प्लांट के लिए जो पॉट यूज करते हैं, सो वो सब चीज जो बनाते हैं पॉटरर एंड पॉटरी। तो चाइनीज पॉटरी बहुत फेमस थी। ऑल्सो ट्रेवल्ड दी सेम रूट एज डीड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया मतलब कौन? ईस्ट, साउथ और ईस्ट। तो साउथ में तो हम हैं। ओके, लेकिन ईस्ट की बात करें तो फिर ये सब कंट्रीज आएगी। कौन सी? मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वो सब कहाँ आएगा? साउथ ईस्ट में आएगा। ओके, तो साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, चाइना, वो लोग अपने ट्रेड्स करते थे यूरोप तक। ओके, तो यूरोप तक करते थे। तो चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रैवल्ड, मतलब चाइनीज पॉटरी भी ट्रैवल होती थी, स्पाइसेस भी ट्रैवल होते थे, बहुत कुछ। क्या क्या होता था? देखो, सबसे पहले चाइनीज सिल्क, वो तो होता ही था। बाकी चाइनीज पॉटरी भी ट्रैवल, मतलब उसका भी बिजनेस होता था। देन इंडियन भाई क्लोथिंग, कॉटन टेक्सटाइल, मतलब टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, वो भी बिजनेस होता था यही रूट से। फिर ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम मेटल्स, और से यू कैन से प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑल, ज्वेलरी टाइप, ओके, जो वेल्दी है वो भी वहां से ट्रेडिंग शुरू हो गया। ओके, सो वही चीज है। CPM का पहला सी कौन सा था? कि क्रिश्चियन ईरा से पहले से ही और 15th सेंचुरी तक ये चाइनीज, ये जो हमारा सिल्क रूट है वो एग्जिस्टेंस में था। सी, फिर P मतलब चाइनीज पॉटरी। तो चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रैवल्ड द सेम रूट एज डिड, मतलब पहले से ही हो गया है। कौन सा? कि हमारी टेक्सटाइल स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ओके, एंड लास्टली M। ओके, तो मेटल। सो इन रिटर्न सिर्फ इतना नहीं है, अगर ये सारी चीजें, हमारा टेक्सटाइल, हमारे स्पाइसेस एंड ऑल वहां जाएगा तो आएगा क्या? डिफरेंट मेटल्स है, और से ज्वेलरी टाइप, गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स, वो सब भी वो रूट से आता था। क्या क्या ट्रेड होता था उसकी बात कर रहे हैं। रूट पे ट्रेड नहीं होता था, रूट तो एक रास्ता है बस। यहाँ से सपोज मुझे यूरोप जाना है तो बीच में एक रास्ता है, दैट्स इट। ओके, जैसे कि हम हमारी वाघा बॉर्डर है। ओके, तो वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन है। बाकी सारी बॉर्डर है, वहाँ पे LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। ऐसे ही तुम मतलब वॉक करते करते ऐसे घुस नहीं सकते कोई नेशन में। लेकिन यहाँ पर इफ बोथ द गवर्नमेंट अलाउज, तुम वॉक करते करते पाकिस्तान में जा सकते हो। ओके, तो वहाँ पे ऐसी वो फेंसिंग और वो सब नहीं है। हाँ, अलग से डोर्स एंड ऑल सब है कि पर्टिकुलर जगह है कि ये जगह ना इंडिया की और ये जगह ना पाकिस्तान की, बीच वाली कॉमन जगह। ओके, वहाँ पे कोई एक्टिविटी होगी नहीं। हाँ, नो मैंस लैंड, यस, तो वो चीज़ है। ओके, सो इन रिटर्न प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड्स एंड सिल्वर आर फ्लोड यूरोप टू दी एशिया। समझ में आ गया? CPM सिल्क रूट, पहला सी, क्रिश्चियन इरा से पहले से ही। ओके, 15th सेंचुरी तक ये रूट एग्जिस्टेंस में था। देन P, चाइनीज पॉटरी भी यहाँ से ही ट्रैवल हुई थी, एज डीड से टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम द इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। एंड इन रिटर्न मेटल्स ऑल्सो फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। ओके, अंडरस्टूड? तो ये सिल्क रूट का क्वेश्चन था 3 मार्क का। अब वापस एक मार्क में कि भाई जैसे कि अब क्या हुआ कि लोग क्या करने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था नहीं। ओके, अब लोग ट्रैवल करने लगे। इतना ट्रैवल किया, सिल्क रूट से इतना ट्रैवल किया, तो इतना कुछ ट्रैवल करेंगे तो सिर्फ वो ट्रैवल थोड़ी होंगे, वो जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो भी ट्रैवल हो रही है, उनके संस्कार, उनके आइडियोलॉजी, उनका खाना, ओके, उनके डिजीज, सब कुछ ट्रैवल करेंगे। ओके, तो वही है कि जो नूडल्स है वो भी ट्रैवल हुए फिर अलग अलग, तो फिर इटली में जाके वही चीज को हम बोलते हैं स्पैगेटी।
ओके, नूडल्स को ही क्या बोलते हैं, स्पैगेटी, है वही चीज। ओके, तो वही मतलब सेम चीज है। और ऐसा नहीं है कि वहां ही लोग खाते थे, इंडिया में भी पहले से खाते हैं। उसको तुम कुछ और बोलोगे भाई, सेव बोलोगे, लंबी सेव बोलोगे, जो बोलना हो वो, बट सबके पास आइटम है अलग अलग, स्पाइसेस अलग है, ऑब्वियसली स्पाइस अलग है, लेकिन नेमिंग, मेनली नेमिंग क्या है, डिफरेंट हो गई है। तो नूडल्स ही फिर वहां जाके क्या बन गई, स्पैगेटी बन गई। और से वेस्टर्न वर्ल्ड बोले और ईस्टर्न वर्ल्ड, तो वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड में ये फूड भी ट्रैवल करने लगा। जैसे कि इटली से, जो इटली भी आ ही रहा है बीच में, यूरोप में इटली और अरब नेशन, तो पास्ता भी ट्रैवल हो गया। ओके, तो इटली का पास्ता फिर इटालियन पास्ता नहीं बोलते, तो दैट फेमस्ड इन अरेबियन कंट्री ऑल्सो। ओके, तो वैसे ही एक एक दो लाइन बुक में गिवन है पास्ता और किसकी, नूडल्स की। ओके, देन हुआ क्या कि भाई अब तो सब कुछ ट्रेड हो रहा है, लोग मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि ये बिजनेस चल रहा है कि भाई यहाँ से स्पाइसेस गए, मेटल्स गए, ये मेटल्स आए, मेटल्स गए, स्पाइसेस सेल किए वो। अब लोगों के पास के, अरे यहाँ रिसोर्स है, यहाँ रिसोर्स है, तो भागम भागी, मतलब कि ये यहाँ, जैसे वो यहाँ सेल चल रहा है तो सब लोग जा रहे हैं, ओ भाई लाओ लाओ लाओ, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो वर्ल्ड में ऐसे अफरा तफरी मच गई, क्योंकि लोग ऐसे ही बैठे हुए थे नल्ले। ओके, तो मतलब कुछ काम नहीं था उनके पास, तो बस क्या करें, तो जहां भी ऐसे मतलब जो भी रूट अवेलेबल हो वहां से वर्ल्ड वाइड घूमना शुरू कर दिए। अब घूमना शुरू कर दिए तो जैसे मैंने बताया कि सब कुछ ही ट्रैवल होगा, तो उनके कल्चर भी ट्रैवल हुए। देन वही टाइम पीरियड के बाद मतलब ये बंदे भाई ने, ओके, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा। ओके, एक मार्क में पूछा जाता है कि अमेरिका की डिस्कवरी किसने की थी, तो क्रिस्टोफर कोलंबस। ये कौन सा अमेरिका था, अभी जो हम बोल रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और से वो जो आइलैंड्स है, वो वेस्ट इंडीज वाले और बाकी सारे जो आइलैंड्स है, ओके, वो आइलैंड्स, वो सब कुछ को अभी हम जो अमेरिका बोल रहे हैं वो अमेरिका नहीं, पहले जो हम बोलते थे वो अमेरिका। मतलब अभी तो हम अलग अलग बोलते हैं ना, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ओके, और पर्टिकुलर आइलैंड है तो उनका अलग अलग नेमिंग है। लेकिन पहले यूरोप का पार्ट, और यूरोप से इस साइड कुछ है ही नहीं भाई, लोगों को क्या पता है, समंदर ही समंदर है। लेकिन फिर क्रिस्टोफर, ये एक्चुअली ये भाई साहब आए थे इंडिया का रास्ता ढूंढने और अमेरिका मिल गया था। ओके, वो आ रहे थे यूरोप से इंडिया का सी रूट फाइंड करने के लिए, तो बाई मिस्टेक उनको अमेरिका मिल गया। ओके, सो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा। अब अमेरिका ढूंढा तो अब वहां सब लोगों को, ओ भाई उस साइड बहुत रिसोर्स है, बहुत रिसोर्स है, बहुत पैसा है, ये वो, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप था, ऐसा नहीं बोलेंगे हम अमेरिका, लेकिन रिसोर्सेज तो पहले से बहुत सारे थे। ओके, और पॉपुलेशन कम थी, पॉपुलेशन कम थी, रिसोर्सेज इतने ज्यादा और पॉपुलेशन कम, मतलब अब सब लोग वही भागेंगे। ओके, सो सब लोग वही भागेंगे और वहां जाएंगे। वहां जाए उससे पहले हम एक, अभी जा रहे हैं हम अमेरिका, लेकिन उससे पहले एक स्टोरी देखते हैं। क्या स्टोरी, मतलब वही चीज है कि लोगों को, जैसे आयरलैंड और यूरोप में पर्टिकुलरली इंग्लैंड एंड ऑल, लोगों को एक फूड जो था वो बहुत ही ज्यादा पसंद था, दैट इज आलू, पोटैटो। ओके, मतलब पोटैटो और पोटैटो से जो भी बने वो सब कुछ, ओके, जैसे कि वो फ्रेंच फ्राइज ज्यादा खाते हैं और पोटैटो से बनी। क्यों, अगेन क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्टार्च और बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ओके, जैसे कि हम बनाना लेते हैं कि भाई एक बनाना अगर तुमने खाया सुबह सुबह, तो दोपहर तक अगर तुम कुछ खाओगे नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं करोगे, कुछ खाओगे पियोगे नहीं, तो भी यू कैन सस्टेन विथ फुल एनर्जी। ओके, क्योंकि जो बनाना होता है वो धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं कि खाया और तुम्हें एनर्जी मिल गई। फूड की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कई फूड होते हैं वो तुम खाओ और तुरंत एनर्जी मिलती है, जैसे कि नट्स, ओके, मतलब से एलमंड, कैश्यू और ग्रेप्स, ओके, वॉलनट्स, तो वो खाओ तुरंत एनर्जी आ जाती है। ओके, इसीलिए जो एक्सरसाइज करते हैं या मैराथन रेस में और वो भागते हैं, तो वो डाल के वो कुछ भी शेक बना के पियेंगे या डायरेक्टली ऐसे खाएंगे, उससे तुरंत एनर्जी मिलती है। बट जैसे बनाना और वो सब खाया, सुबह 6 बजे तुमने खाया ना, तो दोपहर के 12 बजे तक 6 घंटे तुम्हें कंटिन्यूअसली थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलती रहे, तो यू कैन विथस्टैंड। ओके, तो वैसे ही आलू की कैरेक्टरिस्टिक्स है, आलू मतलब पोटैटो। ओके, तो फेमस था तो सब लोग वो तो कर ही रहे थे,
लेकिन हुआ क्या कि ये जो पर्टिकुलरली ये जो पोटैटो है उसमें डिजीज हो गया। ओके, उसमें ही डिजीज हो गया। मतलब हमने सुना है ना कि हमारे में तो डिजीज होता है ह्यूमन में, लेकिन प्लांट्स एनिमल्स उसमें भी डिजीज होता है। एनिमल्स का भी तो पता ही होगा। हाँ, वो लोग हमारे जैसे हॉस्पिटल नहीं जाएंगे एंड ऑल, लेकिन उनकी भी ट्रीटमेंट होती है अगर हम करें तो एक डिजीज फैल गया किसमें, मतलब माइक्रो इन्फेक्टेड हो गए सारे पोटैटोज, कहने का मीनिंग है। सो एक डिजीज फैल गया पोटैटोज में, और उनका जो मेन स्टेपल फूड हम बोलेंगे डेली रूटीन वाला फूड, ओके, तो उसकी क्वांटिटी बहुत बहुत कम हो गई। और उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होने की वजह से और बहुत ज्यादा क्रॉप फेलियर की वजह से स्टारवेशन हो गया। स्टारवेशन मतलब क्या, भूखमरी। ओके, मतलब भूख से मर जाना। ओके, सो दैट इज स्टारवेशन। तो स्टारवेशन स्टार्ट हो गया। ओके हाँ, तो और कोई खाना ही नहीं था। नहीं था ना, बट मेन स्टेपल फूड और सस्ता। ओके, मेन स्टेपल फूड पोटैटो सब में ही है। जैसे आज की डेट में भी देखो पोटैटो सब जगह, सारी सब्जी में पोटैटो तो डाल ही देते हैं हम। ओके, कोई भी सब्जी लो, लेकिन कोई भी सब्जी बनाओ पोटैटो डाल देते हैं हम। ओके, क्यों, स्टेपल फूड है वो, एनर्जी भी अच्छी मिलती है, एट द सेम टाइम सस्ता भी होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छी है, जल्दी भी हो जाता है। ओके, तो इसीलिए हम बहुत ज्यादा उसका यूज करते हैं। दैट डज नॉट मीन कि वो लोग सिर्फ वो खाते थे, नहीं, ऐसा नहीं। बट बहुत ज्यादा लोग जो एफोर्ड नहीं कर सकते, जो बहुत ज्यादा प्राइस पे अगर पोटैटोज और वो मिले तो फिर वो नहीं खाएंगे। और धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक साथ सब मर गए, पर्टिकुलर इयर्स लगे। स्टारवेशन मतलब ये पूरा जो हम बोलेंगे उसके लिए पूरा मतलब इयर्स लगे। एक दो 3 साल में सब लोग मर गए, ऐसी बात नहीं है। लॉन्ग, जैसे कि कोई हम बोले ना कि कोई चीज, सब कुछ, एक फेलियर हो, एक सक्सेस हो, कोई जगह पे पहुंचना हो या कोई जगह से गिरना हो, हमें लगता है कि अचानक से हो गया। अचानक से नहीं हुआ, उसके पीछे बहुत, नहीं बोलते वो, हमने एक मोटिवेशन पढ़ा था ना, ओवरनाइट सक्सेस टेक्स इयर्स। ओवरनाइट सक्सेस बोले ना कि इसको तो ओवरनाइट सक्सेस मिल गई, कल तक कुछ भी नहीं था, आज देखो कैसी सक्सेस मिल गई। बट वो दिखने के लिए आज सक्सेस मिल गई, बट ओवरनाइट सक्सेस टेक्स इयर्स। सालों तक काम करोगे तब जाके ऐसी ओवरनाइट सक्सेस मिलेगी। तो वो सालों तक जो मेहनत की वो किसी को देखती नहीं है। ओके, सो वही चीज है। अभी फोटो बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तुम्हें, तो अगर ऐसा फोटो आए तो तुम्हें लिखना है ये है आयरिश पोटैटो फेमाइन। मतलब कि ये जो डिजीज फैला हुआ था, आयरिश मतलब आयरलैंड में। ओके, तो वो मतलब देखो ये लोग स्टारवेशन से मतलब मर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मतलब क्रॉप फेलियर भी हो रहा है। ईयर पर्टिकुलरली याद रख लो 1849। तो उसमें बहुत सारे लोग की डेथ हुई थी। कहाँ पर, आयरलैंड में। ओके, तो अगर ये फोटोग्राफ दिखाए और बताए कि भाई क्या समझ में आ रहा है, तो तुम्हें लिखना है कि इट शोज अबाउट द आयरिश पोटैटो फेमाइन और अबाउट द स्टारवेशन इन 1849। ओके, यहाँ तक का ही हमारा चैप्टर है। 1849 और 1850 तक का हमारा ईयर बता रहा हूँ, चैप्टर तो है अभी, लेकिन ये ईयर तक क्या क्या हुआ वही सब हमें पढ़ना है। आगे का डिलीट हो गया है। ओके, समझ में आ गया। तो ये आलू की बात थी। अब हम आ जाते हैं वापस, ओके, कॉन्कर करने के लिए। यस, कॉन्क्वेस्ट। तो अब लोगों को क्या हुआ कि कॉन्क्वेस्ट करना है। कॉन्क्वेस्ट करना है मतलब क्या, कि जगह ले लेनी है। अब तो इधर देखो, सिल्क रूट कहाँ से स्टार्ट किया हमने, सबसे पहले तो भाई मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात की, और फिर हम आ गए सिल्क रूट पे। सिल्क रूट पे बहुत एक्सचेंज होने लगा, ये वो सब कुछ पढ़ा हमने। फिर हम आ गए, कोलंबस ने भाई ये किया। ओके, सीपीएम की बात की, सिल्क रूट वाला क्वेश्चन। देन वी हैव सीन दिस पोटैटो वाला। अब आगे, तो आगे क्या, तो अब लोग अमेरिका जा रहे हैं ना, सब लोग कहाँ भाग रहे हैं, अमेरिका। क्यों, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका ढूंढ लिया है, तो सब लोग अमेरिका भाग, सब लोग, तो सब लोग अमेरिका भाग रहे हैं। तो सिर्फ भाग रहे हैं मतलब होता है ना, एक तो दूसरे के घर में जाना है और फिर वापस बोल रहे हो कि अरे भजिए चाय बनाओ, ऐसे। तो मेहमान बन के आए हो तो मेहमान बन के रहो, लाइक दैट। ओके, तो जा रहे हैं दूसरे के घर में और फिर वहां भी एक्सपांड करना है कि नहीं नहीं ये हमारा है, लाइक दैट। एक तो तुम ऐसे ही आ गए, आने दिया, और वापस ये हमारा है, उनको अपना एरिया एक्सपांड करना है, तो वो मेंटालिटी। ओके,
देखो पूरे वर्ल्ड में पहले से ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेंटालिटी है ही, ओके, कि हाँ, ये मेरा एरिया, ये मेरा, ये बड़ा ही करना जाना है, ओके। जो एरिया है, पर्टिकुलर किंगडम है, उसको फैलना ही है, एक्सपांड ही करना है। सो कॉन्क्वेस्ट शुरू हो गए, सब लोग मतलब भागने लगे और अपना एरिया पोजीशन को एक्सपांड करने लगे। तो पर्टिकुलरली पोर्टुगीज एंड ऑल जो कंट्रीज है, वो लोगों, वहाँ के लोग भी अमेरिका गए, और सिर्फ अमेरिका गए नहीं, वहां जाके कॉन्क्वेस्ट करने लगे, लड़ने लगे, ओके, क्योंकि वो वहां तो गए लेकिन वहां पे वो चाहते हैं कि उनकी कम्युनिटी और वो ग्रो हो जाए, ओके। तो ऐसा सब होने लगा। तो हुआ क्या कि यहां से जो लोग जा रहे थे अमेरिका, ओके, यूरोप से, ओके, यूरोप से ही जा रहे थे सब लोग। एशिया हम लोग तो कोई लेना देना ही नहीं है, ईस्ट को पहले से ही जनरली इतना ज्यादा कुछ वो टेक्नोलॉजी से लेना देना ऐसा नहीं बोल रहे, बट हम बहुत ज्यादा वो अट्रैक्टेड नहीं हो जाते। ईस्ट मतलब पूरा ईस्ट, ओके, इंक्लूडिंग चाइना, एशिया पूरा ले लो, ओके, पूरा एशिया ले लो, ओके। सो इतना ज्यादा, हाँ भाई हो रहा है, ठीक है, लाइक दैट। तो यूरोप के लोगों को क्या, जैसे कि भाई इंग्लैंड कहाँ कहाँ पहुंच गया, कोई वर्ल्ड का कोना बाकी नहीं है जहाँ पे उन्होंने राज ना किया हो, ओके, सब जगह चले गए, फिर कितने ही साल उन्होंने रूल किया, फिर वापस जाके घर गए, ओके। बट ऐसी बहुत सारी जगह है, ओके। तो यहाँ के लोग, यूरोप के लोग भी अब कहाँ जा रहे हैं, सारे अमेरिका जा रहे हैं। तो हुआ क्या कि जैसे हमने बताया कि खाना ट्रैवल हो रहा है, और से ट्रेड हो रहा है पर्टिकुलर आइटम्स का, मेडिसिन का, मेटल्स का, गोल्ड का, सिल्क का, टेक्सटाइल का, तो ऐसे डिजीज भी ट्रांसफर होने लगे। तो हुआ क्या कि जो भी लोग यूरोप से, ओके, पोर्टुगल, इटली, ओके, वहाँ से गए अमेरिका, तो अमेरिका के जो लोग थे ऑलरेडी जो वहाँ रह रहे थे, वो तो ऐसे इम्यूनाइज नहीं थे स्मॉल पॉक्स से। अभी हम स्मॉल पॉक्स ऐसे बोले हैं, स्मॉल पॉक्स छोटा सा डिजीज है, नो, इट्स नॉट छोटा सा, कोविड-19 से भी ज़्यादा लोग मर गए थे उसमें, ओके। बट अब तो हमारे पास वैक्सीन है, जैसे अब कोविड-19 की वैक्सीन है वैसे ही लेकिन उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स की कोई वैक्सीन और ऐसा था नहीं। लेकिन जो जिंदा रह गया, जैसे हम उसमें पढ़े ना इवोल्यूशन, ओके, इवोल्यूशन हमारा डिलीटेड था, लेकिन कहने का मीनिंग तो हम समझ रहे हैं ना, ओके, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो जो डीएनए चेंज प्रोसेस हो रही है, उसको अच्छे से एनवायरनमेंट को सस्टेन करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब कि वो लोग थोड़ा बहुत थे, मतलब प्रोटेक्ट कर सकते थे खुद को। कौन? यूरोप के लोग, इम्यूनाइज्ड थे वो लोग। लेकिन अमेरिका के लोगों की इम्यूनिटी एंड ऑल इतनी थी नहीं। तो हुआ क्या, ये लोग वहां से गए और वहां के लोगों को स्मॉल पॉक्स हो गया, और वहां के लोग टपोटप मरने लगे, ओके, बहुत ज्यादा अमाउंट में लोग मर गए। इसी को बोलते थे बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ओके, कि ऐसे वैसे लड़ाई नहीं करनी है, आम से लड़ाई नहीं करनी है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर मतलब कि अपना एरिया और अपनी आइडियोलॉजी को एक्सपांड करने के लिए तुम बायोलॉजिकल वेपन मतलब लाइक दिस, ओके, कि किसी को डिजीज करवा दिया। ऐसे तो बहुत सारी मूवीज भी आ गई, जैसे कि कोविड-19, ओके, कोविड-19 हम बोल रहे हैं ना कि ये हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे अगेन, लेकिन बोलते हैं कि भाई चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है और फिर सब जगह फैल गया, ओके। तो वहां के उन्होंने, अब वो आगे तो बढ़ गया, ओके, जिसने भी किया हो, लेकिन किसी ने भी किया हो, लेकिन जिसको सबसे कम इफेक्ट हुआ वो तो बाकी वर्ल्ड से आगे चला गया ना, ओके। मतलब जहां सबसे कम लोग मर गए, जहां लोगों की सबसे कम जॉब्स चली गई, सबसे कम गई लेकिन सबसे कम मरे, लेकिन सबसे कम, तो वो लोग तो वैसे ही आगे बढ़ गए, ओके। तो वैसी ही चीज इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर। अभी तो शायद बहुत सारी ऐसी मूवी बनी है, आई थिंक अभी मैंने वो कौन सी मूवी देखी थी, टीवी पे ऐसे ही टाइम पास कर रहा था मैं, पठान, शाहरुख खान में, ओके। सो उसमें ऐसा ही है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात चल रही थी, लेकिन फिर वो लास्ट में बायोलॉजिकल वॉरफेयर ना करके फिर के भाई एक पर्टिकुलरली जो प्लेन है उसमें वो पर्टिकुलर मिसाइल जाएगी और एक पर्टिकुलर एरिया होगा, वो एरिया तक वो वायरस है वो फैल जाएगा, ऐसे लाइक दैट, और वहाँ के लोगों को इफेक्ट करेगा, लाइक।
तो वैसे बहुत सारी ऐसी साउथ इंडिया में भी बहुत सारी मूवीज बनी है कि किसी ने ऐसे पानी की टंकी में या कहीं पे कुछ ऐसे वायरस फैला दिया, तो अब तो ये तो भाई जैसे एयर में कोई वायरस आ गया, ओके तो हाँ क्या, अच्छा मुझे अभी स्टोरी याद नहीं है उसकी। वो पानी हाँ हाँ हाँ, ऐसा हुआ था उसमें। हाँ वो वायरस फैला देते हैं, फिर जो लोग पानी पीते हैं ना वो पानी में कुछ मिला है इंजेक्शन लेता है उसको याद है बाद में बचने के लिए वायरस से। हाँ जो भी हो लास्ट में उसको मारता है, ब्लैक कलर का खून, ब्लैक कलर का रहता है वो। अच्छा मैंने देखी है, तीनों दिन देखी है, बट मुझे स्टोरी अभी याद नहीं है। ओके सो कहने का मीनिंग है ऐसी बहुत सारी मूवीज भी बनी है कि ये मेंटल, अभी देखो या तो मेंटालिटी है उसके बेस पे मूवी पिक्चर्स गाने वो सब बन रहे हैं, और दोनों है वाइस वर्सा, मूवीज पिक्चर्स गाने वो सब है, उसकी वजह से लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो रही है, दोनों मेंटालिटी ऐसी है, इसलिए जो वो डायरेक्टर है वो सोच रहा है वो देखो यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, इसकी आइडियोलॉजी ये वो सब देख देख के वो सब चीज मूवी में डाल रहा है। और हो क्या रहा है, वो जो हो रहा था वो ज्यादा लोगों को पता नहीं था, अब इसकी मूवी पूरी वर्ल्ड देख रही है, पूरा देश पूरी कंट्री देख रही है, और अब वो मेंटालिटी सपोज 5 लोगों की थी, 10 लोगों की थी, अब वो सारी की सारी मेंटालिटी पूरे देश की, जितने भी करोड़ों लोगों ने मूवी देखी, तो मेंटालिटी वैसी हो गई, नेगेटिव वैसा नहीं बोल रहे, लेकिन एक बात तो आ गई कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। ओके जब तक तुम्हें पता ना हो कि भाई ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तब तक तुम्हारे लिए सब कुछ बैलेंस है। ओके लेकिन पता चल गया कि ये नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं उसके टुवर्ड्स में इंक्लिनेशन रहेगा, और अगर इंक्लिनेशन नहीं है मतलब तुम नेगेटिव में नहीं जाना चाह रहे हो, तो फियर रहे। ओके करना क्या है, करना ऐसा है कि जो भी अगर हमारे हाथ में है कि हमसे कुछ पब्लिशाइज हो रहा है, बहुत लोगों को पता चल रहा है, तो ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसमें सबका अच्छा ही हो, किसी का भी मतलब डाउनफॉल या बुरी बात ना हो, नेगेटिव पॉइंट ना हो। ओके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये है हमारा बायोलॉजिकल वॉरफेयर। फिर लोगों के माइंड में एक ऐसी बात थी, ओके कि वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह है, ओके काल्पनिक, ओके ऐसी कोई जगह है जहाँ पे बहुत सारा, जैसे बहुत ये लोग ट्रेड कर रहे हैं सिल्क रूट से, अब अमेरिका मिला तो अमेरिका पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सब अमेरिका का चल रहा है। और फिर लोगों के माइंड में ऐसा था कि एक जगह है जहाँ पे, एक सिटी है, जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ गोल्ड है। ओके तो सब लोग अब उसकी सर्च में लग गए, ओके कि ये जगह कहाँ है, चलो वहां जाएंगे। क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन था नहीं, ओके लोगों को बस घूमना फिरना और एक्सपांड ही करना था। तो वो पर्टिकुलर जगह का नाम क्या है, 1 मार्क में पूछा जाए तो जगह का नाम है एल डोराडो। ओके नाम सुना है? KGF में ये नाम आता है लास्ट में। ओके एल डोराडो मतलब पार्ट 3 में आएगा शायद, बट वॉट एवर। तो KGF आ गया, RRR भी आ गया। सिटी ऑफ गोल्ड कहते हैं ना सर। हाँ ये सिटी ऑफ गोल्ड, ओके जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ गोल्ड है। चलो समझ में आया? ओके तो यहाँ तक का ही हमारा चैप्टर है। That's it. Yes, इतना ही है, you can see in the book. Okay. हाँ MCQ और वो जो सिल्क रूट था वो क्वेश्चन पूछा जा सकता सर इसमें तो कम ही आएगा है। हाँ अब एक तो 3 टॉपिक तो है, 3 ही टॉपिक है, और उसमें भी बड़ा क्वेश्चन सिल्क रूट का बन सकता है, बाकी सब एक मार्क्स। यस एक मार्क्स था पूरे बोर्ड के उसमें, वही तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ। MCQ ही आएगा। हाँ रुको मैंने तुम्हारे लिए मेरे देखो। तो ये एल डोराडो। ओके अब देखो ये अगेन दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि फिगर पे से कि क्या पता चल रहा है। तो उस टाइम पे लोग क्या कर रहे थे कि जो लेबर है उसको भी खरीदते थे, मतलब लेबर का, ह्यूमन का भी ट्रेडिंग होता था। ओके कि भाई लाओ इतने मजदूर लाओ, ये 100 मजदूर इतने पैसे ले जाओ। ओके लाइक दैट। तो जिसे हम अभी हमने इंडिया का नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा तो देखा था ना कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ वो बाबा थे
क्या नाम था उनका? आसाराम। नहीं अबे क्या याद चैप्टर में हमने कहाँ आसाराम पढ़ा हमने चैप्टर में जो पढ़ा था वो ओके। तो उन्होंने पर्टिकुलरली बहुत टाइम तक एज अ लेबरर दूसरी कंट्री में जाकर ये एक्टिविटी की थी और फिर यहाँ आकर वो नेशनलिज्म की एक्टिविटी में जुड़ गए थे। ओके सो वैसे ही लेबर का ट्रेडिंग होता था। तो यहाँ अगर बोले तो क्या कि इट शोज दैट द पिक्चर डिस्क्राइब्स द ट्रेडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ओके वाज हैपनिंग इन दैट टाइम पीरियड ओके वो हमें लिखना है। एंड द फाइनल की 1850 ये जो हमने टाइम पीरियड बताया 49 में वो सब हुआ था। सो 1850 तक जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंडिया और चाइना बहुत ही ज्यादा, अगर तुम बोल दो कि वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट कौन है तो इंडिया और चाइना ओके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहां पर ओके। तो वो लोग एकदम ऐसे रॉकेट स्पीड से ग्रो करने लगे और उसी टाइम पीरियड में, वही टाइम पीरियड 1850 ओके वही टाइम पीरियड में चाइना ने अपने आप को क्लोज कर दिया मतलब सब कुछ आइसोलेट कर दिया। चाइना की सारी पॉलिसी उस टाइम पीरियड से क्या हो गई, आइसोलेशन वाली हो गई। मतलब किसी के साथ बिजनेस नहीं करना है, किसी की लैंग्वेज नहीं चाहिए, किसी का कल्चर नहीं चाहिए, हम और हमारा देश हम आगे बढ़ेंगे, हमारी ही चाइनीज। आज की डेट में भी जो स्कूल स्टडी होती है वो चाइनीज में होती है, इंग्लिश में नहीं होती। हम कितना इंग्लिश कर रहे हैं। सोचो हमने हमारे रीजनल लैंग्वेज छोड़कर हिंदी भी नहीं रखी, डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ रहे हैं ओके। बट वहाँ पे आज की डेट में है, आज की लेटेस्ट मॉडर्न कल्चर वो चाइनीज में पढ़ते हैं। तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया और आइसोलेट करने से भी उनका ग्रोथ हुआ है। आइसोलेशन हो गया दैट डज नॉट मीन कि ये जो ट्रेड है वो कम हो गए तो उनका डाउनफॉल होगा, नहीं, उनका तो ग्रोथ ही हुआ है। कल्चर और से लैंग्वेज सब कुछ उन्होंने, सबका अब खुद का ही अलग है। जैसे हमारा सर्च इंजिन है गूगल, उनका सर्च इंजिन गूगल नहीं है। गूगल भी हमारा नहीं है, अमेरिका का है, लेकिन वो लोग नहीं यूज कर रहे हैं अमेरिका का कि नहीं, क्यों? क्योंकि जिसका यूज करते हो उसका पैसा जाता है, उसके पास रॉयल्टी जाती है, जिसका भी तुम यूज करो ओके। तो अमेरिका का फोन यूज करोगे, अमेरिका का ब्राउजर यूज करोगे तो वहां जाएगा, डेटा भी जाएगा, पैसा जाएगा ओके, बहुत कुछ। और अगर वो लोग खुद का सर्वर बनाए, सर्च इंजिन बनाए, सर्वर बनाए, बहुत कुछ बनाए और फिर वही यूज करना है, कंपलसरी कर दे, तो होगा क्या कि वहां की इनकम वही रहेगी, कहीं और जाएगी नहीं। जैसे टिकटॉक एंड ऑल अभी भी चल रहा है, हमारे यहाँ पे बैन हो गया, तो अब हमारी इनकम उनको नहीं होगी, मतलब हम जो यूज कर रहे थे उनसे जो इनकम होगी। तो कहने का मीनिंग क्या है कि आइसोलेशन करो, फिर हमने फिर थोड़े 3-4 साल से शुरू किया है आत्मनिर्भर भारत ओके। तो आत्मनिर्भर भारत में हम वही चीज बता रहे हैं, जब से ये चाइना बॉयकॉट चाइना किया हमने लास्ट 3-4 ईयर्स से, उसके बाद ही हम आत्मनिर्भर, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि भाई चाइना की चीज नहीं यूज करेंगे ओके। सब जो भी विदेश से आ रहा हो कुछ भी हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। भाई हमारे पास होना तो चाहिए। तुम बोलोगे कि मैं सोनी का टीवी नहीं लूंगा, हाँ ठीक है मत लो, मैं एप्पल का फोन नहीं लूंगा न मत लो, भाई तुम्हारी ब्रांड कहाँ है ओके। तुम्हारे पास वो क्वालिटी वाला कुछ तो होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है आत्मनिर्भर भारत मूवमेंट कि जो भी कुछ बन रहा है ओके वो सब कुछ क्या है, हमारा खुद का इंडिया में बना हुआ है। अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया में अभी नहीं बन रही है, ओके। लेकिन अभी एटलीस्ट भले ही भारत की हो, बाहर की हो, लेकिन बननी चाहिए इंडिया में, सो दैट एटलीस्ट वो रॉयल्टी के पैसे ना मिले, बट यहाँ जब काम कर रहे तब लोगों को तो मिले। जैसे कि भाई कोको कोला की कंपनी में कोई लेबर यहाँ सपोज झगड़िया में काम कर रहा है ओके, पेप्सी की कंपनी में काम कर रहा है, तो सपोज 2000 एम्प्लॉयज होंगे वो कंपनी में, तो वो 2000 एम्प्लॉय में से 1500 एम्प्लॉय तो इंडियन होंगे। ये तो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है ओके। मैन्युफैक्चर नहीं होता, असेंबल स्टार्ट हो गया है बेंगलोर में, मैन्युफैक्चर हाँ, डिजाइन कैलिफोर्निया में होता है, असेंबल चाइना, कोरिया, अलग अलग जगह पे होता है। चाइना में भी होता है आज की डेट में भी। हाँ चाइना किसी के अंडर रहा है नहीं, रूलर ही है, अलग अलग।
वही डायनेस्टी चल रही है। अंडरस्टूड? वन पार्टी सिस्टम वही है अभी तक। हाँ अभी भी वही है, अभी भी वही है, वन पार्टी सिस्टम। ओके, सो वही बात देखनी थी कि हाँ चाइना का तो बता दिया ना, कि चाइना का बता दिया कि उसी टाइम पीरियड पर वहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में ग्रोथ हो रहा है, और वही टाइम पीरियड में चाइना ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है, उसका भी ग्रोथ हो रहा है। और इंडिया की ये दो कंट्रीज बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस थी, तो इंडिया क्यों पीछे रह गई? क्योंकि वही टाइम पीरियड पे ब्रिटिशर्स का रूल बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया, और अप मूवमेंट आ गई। कहाँ पे? ब्रिटिशर्स जितना रूल कर रहे थे उसमें भी एक्सपांशन होता गया। ओके, इसीलिए इंडिया का डाउनफॉल आया। ओके, तो वहाँ तक का है। अब जो हमने डिस्कस किया वही सारी चीज़ें हैं। सो दैट यू कैन सी डायरेक्टली नोट्स वीडियो में से ही लिखना हो तो लिख लेना, बट ऐसे ही एक एक मार्क ही है, तो सिल्क रूट से क्वेश्चन आए तो आ सकता है, अदरवाइज वही है पूरा। तो जैसे हमने ये चैप्टर देखा वैसे ही कि एंशिएंट टाइम में क्या था एंड और देन सिल्क रूट के बारे में, सिल्क रूट के बारे में फूड ट्रैवल्स हुआ, वो पास्ता एंड नूडल्स एंड ऑल दैट, देन कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। ओके, तो वही चीज़ वापस कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, एंड दैट्स इट, बस खत्म। पूरा एसएसटी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अंडरस्टूड? तो एसएसटी कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा आज है 2 फेब। ओके, तो हमारा पूरा क्लास 10 का सिलेबस कंप्लीट होता है। अब हम मैप एंड ग्रामर डिस्कस करेंगे। तुम लोग जब भी आओगे, ओके, उस दिन क्लास होगी। ओके, मतलब डाउट्स के लिए बोल रहा हूँ, क्लास तो हमारी कंप्लीट हुई, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे डाउट्स हो, ओके, सो यू कैन इन्फॉर्म मी बिफोर। ओके, और उस दिन हम रिवीजन करेंगे। अभी तो करना है ग्रामर एंड ऑल, लेकिन बात की भी बात कर रहा हूँ कि ग्रामर भी ख़त्म हो गया एंड सपोज मैप भी हो गया। मैप तो मैं सोच रहा था आज ही करेंगे, अभी तो है टाइम, आज तो थोड़ा करेंगे ही, बट सोच रहा था मैप भी आज ही ख़त्म कर देंगे, बट आज ख़त्म नहीं होगा। स्टार्ट तो कर रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं होगा। बट कहने का मीनिंग है, देखो लास्ट ईयर का मैप का अगर तुमने देखा हो वीडियो, हमारा क्लास का ही है, डिट्टो वही है, उसमें से भी कम हुआ है, बढ़ा कुछ नहीं है। कम भी क्या हुआ है, पर्टिकुलरली वो डैम और वो है, तो वहाँ पे रिवर के नाम पूछे कौन सी रिवर पे है, वो सब भी निकल गया, कौन सा डैम है, बस डैम का नाम। ओके, अभी देखते हैं हम मैप में तो, बट कहने का मीनिंग क्या है कि अच्छे से प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना, और अभी काफ़ी कम टाइम बाकी है बोर्ड की एग्ज़ाम में, तो जितना हो सके उतना मतलब करना ही मत, टाइम वेस्ट करना ही मत। जहाँ भी टाइम वेस्ट हो, जहाँ भी तुम्हें लगे कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसी टाइम पर साथ में तुम्हारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। ओके, छोटी सी टेक्स्ट बुक, तुम्हारी नोट्स, फॉर्मूला की पेपर, ओके, तो एटलीस्ट वो तुम रिवाइज करते रहो। कुछ ना हो तो फिर माइंड में कुछ ना कुछ याद करने की ट्राई करो, वैसे टाइम का यूज़ करो। ओके, तो वही अच्छे से पढ़ते रहना। मैथ्स हमने सबसे पहले कंप्लीट किया था, फिर साइंस, देन इंग्लिश एंड देन एसएसटी हमने देखा। तो अच्छे से डिस्कस करना, और जब अच्छे से पढ़ना, और जब जब डाउट्स हो तो यू कैन कम। फिर मतलब ये जब तुम्हारा ग्रामर और मैप ख़त्म हो जाएगा तो कंटिन्यूस क्लास चलेंगे जीएससीबी का। तो साथ में तो हम नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट यू कैन मैसेज मी, जैसे कि आज मैसेज कर दिया कि सर इसमें डाउट है, मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश, एसएसटी कुछ भी डाउट है तो सर कल कौन से टाइम पे आए, सो आई विल गिव यू दी टाइम। ओके, सो वैसे रिवीजन भी करेंगे, और पर्टिकुलर अगर जैसे उस दिन हमने रिवाइज किया था वो लाइट वाला चैप्टर, तो ये 1.5 2 आवर बैठ के पूरा चैप्टर रिवाइज किया था फास्टली। तो अगर वैसा कुछ है, ओके, तो तुम बताना कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री और कोई भी टाइप के, एटलीस्ट एनसीईआरटी सब में कर लेना। ओके, साइंस मैथ्स में तो ज़रूरी ही है। ओके, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबके सारे क्वेश्चंस तुम्हें आने चाहिए। फिर चाहे तो तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख सकते हो, पर्टिकुलरली सीबीएसई के लिए बता रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी, दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करोगे तो उसमें बहुत सारे पीवाईक्यू आ जाएंगे। फिर भी अगर तुम्हारा पूरा एग्जाम्पलर हो गया, यू कैन रेफर पीवाईक्यू, लेकिन
PYQ आ ही जाएगा जब तुम एग्जाम्पलर करोगे। एग्जाम्पलर अगेन इट्स नॉट स्मॉल, ओके, क्वांटिटी ज़्यादा है उसकी। तो वो भी कब करना है, तुम डायरेक्टली एग्जाम्पलर मत उठा लेना। वो भी कब लेना है, जब तुम्हारी एनसीईआरटी हो जाए। तो अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही सही सही नहीं आ रहे तो एग्जाम्पलर करने की कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब अभी टाइम नहीं आया है। पहले लेवल, बेसिक लेवल क्लियर करो, फिर जाके एग्जाम्पलर पे जाना। और बाकी कोई बुक पढ़ने की या डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी हो, मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो हमारे पास जो फेमस हम बुक यूज़ करते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो अलग बात है प्रैक्टिस। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम अलग से बहुत ज़्यादा, जैसे कि भाई 100 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के कर दिए, 100 क्वेश्चन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वैसा टाइम नहीं है। सो अभी इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ देखना है, ओके। सो एनसीईआरटी हो जाए तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल लो। कोई भी सैम्पल पेपर उठा के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मत करना, क्योंकि सब लोग अपनी बुक की या अपने पब्लिकेशन हाउस की पब्लिसिटी करने के लिए दे तो देते हैं सैम्पल पेपर, और उसमें ऐसा टफ देते हैं। और फिर क्यों टफ देते हैं, क्योंकि जब रैंकिंग बनती है सारी रेफरेंस बुक की, तो उनकी रेफरेंस बुक हायर नोट पे आके भाई इसमें ये लेवल के भी क्वेश्चन है, बट वो लेवल के क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते, ओके, बोर्ड में नहीं आते, कंसेप्ट वाइज हाँ, ओके। तो अभी हम वही प्रिपेयर करेंगे लास्ट तक, कौन सा, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू हमने सब कर लिया, ओके। अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हमारी प्रिपरेशन रहनी चाहिए। अच्छे से समझो और फिर याद रखो, और समझ में ना आए तो रट लो। यहाँ तो हूँ ही मैं, ओके। तुम बोल सकते हो कि सर ये पढ़ लिया, समझ भी लिया, समझ में भी आ गया, ओके, तो रटना बाकी है तो रटो। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझो पहले, ओके, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। तो वो अच्छे से याद रखना, एनसीईआरटी, और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सबसे पहले एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी सबसे पहले पक्का होना चाहिए। अगेन सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी, मैथ्स में और साइंस में भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स वो मत छोड़ देना, ओके। क्योंकि कई 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और सॉल्व्ड एग्जाम्पल थोड़े टफ लेवल के हैं, उसकी कंपेयर में टफ लेवल पे। 1-2 चैप्टर में ही ऐसा है, बाकी सब में एग्जाम्पल इजी, एक्सरसाइज में थोड़ा ट्रिकी। लेकिन 1-2 चैप्टर में ऐसा है कि एग्जाम्पल में ही ट्रिकी पूछ लिया है और एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अंडरस्टूड, ओके। तो एनसीईआरटी करो, एग्जाम्पल, सॉल्व्ड एग्जाम्पल के साथ सब कुछ आ गया उसमें, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, साइंस में एक्टिविटीज, सब कुछ आ गया उसमें। और फिर एग्जाम डन। बार बार अब जितना हो ना उतना बार बार ये पढ़ लिया तो बार बार रिवाइज करो, नया नया ढूंढने मत जाओ कि हाँ ये हो गया, अब ये रेफरेंस बुक लेनी है, फिर ये रेफरेंस बुक लेंगे, फिर ये पीवाईक्यू लेंगे, ये पीवाईक्यू, नया नया ढूंढने मत जाओ। जितना हो गया है उसको रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, क्योंकि सब कुछ आना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ आने के बाद भी एक स्टेप है, जितना आ रहा है उतना लिख पाना। तो तुम सोचने में अगर टाइम स्पेंड कर रहे हो, तुम्हें पूरा पेपर आता है, लेकिन पूरा पेपर 80 आउट ऑफ 80 भी तुम ला सकते हो, लेकिन 5 घंटे लिख के तो नहीं चलेगा ना। वो तो हमें 3 आवर में लिखना है। 3 आवर भी तुम 2.5 का ही ट्राई रखो, ओके। 2.5 और से 2 आवर 45 मिनट्स, वही प्रैक्टिस होनी चाहिए। अंडरस्टूड, डन, ओके। तो ये देखना हो तो तुम वीडियो में से